स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्राची और मैं आपके एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस लेती हूं। एनवायरमेंट के वीकली करंट अफेयर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने उस क्लास में कवर किया था। इसी के साथ ही एनवायरमेंट एज ए स्टैटिक सब्जेक्ट, इसकी एक न्यू सीरीज जो है हमारे द्वारा लाई गई है, जिसके कुछ क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो उसको भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा। आज की क्लास के बारे में बात करते हैं। आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वीकली करंट अफेयर की क्लास में मिल रहे हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरे हफ्ते के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के न्यूज़ हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट होते हैं, उनको हम अपनी इस क्लास में कवर करते हैं। अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो प्लीज़ से हाई टू मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप पहले से मुझे जानते हैं, क्लासेस कर रहे हैं, तो आई होप कि आपने टेलीग्राम से जो है PDFs को डाउनलोड कर लिया होगा और जो पिछले क्लासेस है उनको आप रिवाइज कर रहे होंगे। तो आइए आज शुरुआत करते हैं अपनी क्लास, ये देखते हुए कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो टोटल 6 टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जिसमें से जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसे हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो पहला है न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी न्यूज़ में क्यों था, न्यूक्लियर एनर्जी होता क्या है, दो टाइप से हम जो है न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि नाभिकीय ऊर्जा को अचीव कर सकते हैं, फिजन एंड द फ्यूजन, दोनों को समझेंगे। एंड देन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इंडिया के कंटेक्स्ट में न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हम कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे, डाटा जानेंगे। ऑल्सो जो हमारा 3 स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको हम यहाँ पे जो है कवर करेंगे, राइट है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये भी जानेंगे कि न्यूक्लियर डिजास्टर क्या होता है एंड किस वजह से ये होता है, राइट है। तो बहुत डिटेल में इसको कवर करेंगे। इसके बाद हमारा जो सेकेंड टॉपिक होगा, अगेन इम्पॉर्टेंट वन, सिकल सेल डिजीज़, सिकल सेल अनीमिया भी बोल देते हैं। तो बेसिकली जो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है उसमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये डिजीज़ क्या है, सिम्टम्स क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई प्रोग्राम इस डिजीज़ को टारगेट करते हुए है, ये भी देखेंगे, राइट। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ है, स्मार्ट बैंडेज। तो हमें जो वाउंड्स हो जाते हैं उनको हील करने के लिए हम नॉर्मल बैंडेज तो यूज़ करते ही हैं, राइट। लेकिन अब स्मार्ट बैंडेज को लेकर कुछ जो है सामने निकल कर आई है चीज़ें, उनको पढ़ेंगे। देन फोर्थ टॉपिक हमारा होगा जीनोम सीक्वेंसिंग, राइट। अगर आप पहले से क्लासेस करते आ रहे हैं तो आपको मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बायोटेक के अंदर जो है ऑलरेडी पढ़ाई हैं। हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात की हुई है, हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड जो इंसेक्ट्स की बात की हुई है, राइट है। और जिसमें हमने DNA या फिर जो आप मानकर चलिए हमारा जो जीनोम होता है, इसके बारे में ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस किया हुआ है। आज इसी कड़ी में हम जो है बेसिकली जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे और इंडिया का भी एक प्रोजेक्ट है उसको भी जानेंगे। परफेक्ट है, चलिए। इसके बाद आएगा डार्क पैटर्न्स। तो ये तो काफ़ी यूज़फुल न्यूज़ है क्योंकि ये आपको एज अ कंज्यूमर, राइट है, काफ़ी बेनिफिट करेगी अगर आप इसको जो है समझ लेते हैं। मैं चाहूँगी कि आप अपने पेरेंट्स को भी जो है इस डार्क पैटर्न्स के बारे में बताएं, अच्छा होगा आप उनको क्लास सिखा दें। चलिए, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज मलेरिया, राइट है। तो मलेरिया को लेकर भारत में काफ़ी अच्छा काम हुआ है, बट ये इस वजह से न्यूज़ में नहीं था। न्यूज़ में एक्चुअली ये किसी और कंट्री की वजह से था, अभी रिवील नहीं करूँगी, पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, राइट है। चलिए, तो ये तो टॉपिक जो है हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं, बट इससे पहले आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 10 जुलाई को सुबह 8 बजे हमारा P2I बैच स्टार्ट हो जाएगा एंड आप लोग इसकी अगर पहली ही क्लास से ज्वाइन कर ले तो बहुत फ़ायदा आपको रहेगा। इस बैच में जो भी लोग नए हैं मैं उनको बता देती हूँ, हमारी लाइव क्लासेस होती है, यानी कि फैकल्टीज़ के साथ आप एक रियल टाइम में जो है बेसिकली कनेक्ट कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं। हर एक स्टूडेंट के लिए मेंटरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन में कोई भी जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या फिर कुछ पूछना चाहते हो तो आपके जो मेंटर्स हैं वो अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा इस प्रोग्राम की काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट फीचर्स है जो आपको पता होने चाहिए। क्लास के बारे में, उनके बारे में भी बात करेंगे। एंड अगर इस प्रोग्राम की PDF को आप डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर P2I बैच के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मुझे पिंग कर सकते हैं, UPSC विद प्राची। ओके, चलिए, तो अब हम अपने पहले टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, ये न्यूज़ में क्यों था? ओके, तो रशिया यूक्रेन वॉर, राइट है।
बहुत लंबे टाइम से हम पढ़ते चले आ रहे हैं। तो दरअसल एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बेसिकली जो आपका ये ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूक्रेन के अंदर, अगर रशिया की तरफ से इस पर स्ट्राइक कर दिया जाता है, वो भी तब जबकि ये ऑपरेशन में हो, तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत बुरे होंगे। और आपको ये भी पता होगा कि यूक्रेन का न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर्स को लेकर एक इतिहास रहा है। चोर्नोबिल की घटना आपने पढ़ी होगी। जब यूएसएसआर का पार्ट था यूक्रेन, उस टाइम पे वहाँ का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसमें एक डिजास्टर हुआ था। उसके बहुत ज़्यादा जो है सीवियर रेपरकशंस देखने को मिले थे। तो अब ये चिंता जताई जा रही है कि कहीं इतिहास अपने आप को दोहराना थे, राइट है। तो यहाँ पे देखिए, दरअसल बैलोना फाउंडेशन, राइट है, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट आई है। ये लिथुआनिया बेस्ड एक एनजीओ है और इसमें ना एनालाइज किया गया है कि जो ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है इस पर क्या क्या खतरे हो सकते हैं, क्या क्या सिचुएशंस बन सकती हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो में उन्होंने कहा है कि अगर ऑपरेशन में ये हो और उस टाइम पर स्ट्राइक हो जाए तब क्या होगा। तो दिस इज तो अबाउट द न्यूज़, राइट है। ये रिपोर्ट हमारे लिए उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है एटलीस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हम थोड़ा सा इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं, लोकेशन वगैरह को लेके बात कर लेते हैं। देन हमारा जो मेजरली फोकस रहेगा वो न्यूक्लियर एनर्जी पे रहेगा, राइट है। तो देखिए, दरअसल ये कहाँ पे है, तो साउथ ईस्टर्न यूक्रेन पर जो है आप इसको लोकेट कर सकते हैं। और बेसिकली जो 10 लार्जेस्ट है ना पावर प्लांट है उनमें से एक है। कहाँ पे है, जो निपर नदी है उसके बेसिकली बैंक पर है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। तो बेलोना जो है रिपोर्ट आई थी उसी में जो है एक ब्रीच के बारे में जो बात यहाँ पे कही गई है। अब देखो, ये मैंने एक नोट आपको बताया हुआ है। दरअसल ये उस सिनेरियो की बात करता है कि अगर मान लीजिए कोई इस तरह की दुर्घटना हो जाती है तो काफ़ी मात्रा में जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो रिलीज होगा। काफ़ी सारे जो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस हैं वो एयर में चले जाएंगे। एयर के अंदर एक टॉक्सिक जो है बेसिकली पॉल्यूटेंट का हमें फिनोमिना देखने को मिलेगा, जैसे आयोडीन 131 है या आपका सेशियम 137 है। और आप कहेंगे कि एक नभ की आपदा जो है वहाँ के लोगों को झेलनी पड़ सकती है, राइट है। तो ये तो न्यूज़ था। अब देखो, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात करते हैं। हमें पता है कि जो किसी भी बेसिकली एटम का न्यूक्लियस होता है ना, उसमें काफ़ी जो है एनर्जी है, राइट है। और ये जो एनर्जी है इसको अगर हम बेसिकली एक्सप्लॉइट करते हैं तो हम इससे एक बेसिकली सोर्स, एक एनर्जी सोर्स के रूप में जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी होती है उसका भी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने में जो है यूज़ करते हो। अगर आप देखोगे तो इस तरीके से जो है आपके न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स बने रहते हैं, जहाँ पे जो है नाभिकीय विखंडन है ना, न्यूक्लियर फिजन की जो है प्रक्रिया एक तरीके से देखी जाती है। और जो आपका एटम होता है, राइट है, उसका जो न्यूक्लियस होता है उसको स्ट्राइक डाउन किया जाता है। वो और ज़्यादा छोटे न्यूक्लियस में जो है टूट जाता है और इस प्रोसेस में इनमरस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। और इस पूरे रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए इसमें एक कूलिंग सिस्टम भी रहता है, राइट है। इसके अलावा ये जो बेसिकली आप नाभिक का विखंडन कर रहे हो, राइट है, इससे क्या होता है, चेन रिएक्शन चल जाती है, राइट। और इस चेन रिएक्शन को अगर कंट्रोल ना किया जाए तो ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये अनकंट्रोल वे में जो है हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस वजह से क्या होता है, इसमें कुछ कंट्रोलर रोड्स भी जो है यूज़ किए जाते हैं ताकि उस चेन रिएक्शन को काफ़ी कंट्रोल्ड मैनर में जो है सस्टेन किया जा सके। परफेक्ट है। तो देखिए, बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, एक टाइप ऑफ एनर्जी ही है, ऊर्जा का एक प्रकार है। और जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उससे जनरेट होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरीके की होती है, एक आपका फिजन और एक आपका फ्यूजन, ठीक है। दोनों को डायग्राम से समझते हैं।
जैसे मैंने आपको नाभिकीय विखंडन के बारे में बताया था कि ये आपका जो है एटम का टारगेटेड न्यूक्लियस है। इस पे जब आप न्यूट्रॉन्स का बम्बारमेंट करते हो, न्यूट्रॉन्स की एक बारिश करते हो, तो बेसिकली क्या है, आपका जो न्यूक्लियस है ये और भी ज़्यादा छोटे जो है पार्ट्स में टूट जाता है, न्यूक्लियस में जो है टूट जाता है। साथ में कुछ और न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं और ये जो प्रोसेस है इसी में क्या है, आपका बेसिकली जो एनर्जी है, ठीक है, वो बेसिकली आपको प्राप्त हो जाता है। मैंने चेन रिएक्शन की बात की थी, तो देखिए यहाँ पे फर्दर न्यूट्रॉन जो है रिलीज हुए हैं। ये न्यूट्रॉन फर्दर जो है आपका जो ये एलिमेंट है ना, आपके जो न्यूक्लियस है इसको तोड़ते हैं और ज़्यादा जो है फिर आपके छोटे न्यूक्लिय मिलेंगे और न्यूट्रॉन मिलेंगे, देन वो और न्यूट्रॉन और ज़्यादा जो है आपके पदार्थ को तोड़ेंगे, विखंडित करेंगे। इसी को कंट्रोल करना होता है, राइट है। अब जो न्यूक्लियर बॉम्ब है और न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें एक डिफरेंस ये भी है कि वहाँ पर ये जो चेन रिएक्शन होती है बॉम्ब में वो अनकंट्रोल्ड होती है। वहाँ पर हम काफ़ी इनरिच्ड यूरेनियम यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ पर आप देखोगे यूरेनियम ज़्यादा इनरिच्ड भी नहीं होता और बेसिकली चेन रिएक्शन भी कंट्रोल कर ली जाती है। क्लियर है? अगर आपको इनरिच्ड यूरेनियम वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है तो साइंस एंड टेक के कुछ पिछले वीडियोस जो मैंने लिए हैं उसमें आपको मिल जाएगा, राइट है। इसके बाद आती है फ्यूजन की बारी। तो आपके जो स्टार्स है, जो आपका सन है, उसके अंदर जो है ये फ्यूजन देखने को मिलता है। तो बेसिकली आप देखोगे जो आपका ड्यूटेरियम है ना, बेसिकली आपका ट्राइटियम है, इनको क्या है, इनके न्यूक्लिय को हम कंबाइन कर देते हैं, एक न्यूक्लियस आपका बना और बेसिकली आप देखोगे आपका हीलियम बना एंड न्यूट्रॉन जो है रिलीज हुआ एंड इसी प्रोसेस में अगेन अनमरस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई। तो विखंडन में आप क्या कर रहे थे, न्यूक्लियस को तोड़ रहे थे और फ्यूजन में आप क्या कर रहे हो, बेसिकली दो हल्के पदार्थों को जोड़कर एक हैवी जो है एलिमेंट अपना यहाँ पे बना रहे हो, ठीक है। हाइड्रोजन बम का जो कॉन्सेप्ट है वो इस फ्यूजन के प्रोसेस पर काम करता है। आपका सन, आपके स्टार्स में जो है ये फ्यूजन देखने को मिलता है और उतनी ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है। तो ये दो टाइप होते हैं, परफेक्ट है। अब देखो इसका एडवांटेज क्या है ना भाई, हम क्यों मतलब इतनी खतरनाक चीज़ को लेकर काम करना चाह रहे हैं। तो देखिए पहली बात तो लो कार्बन एमिशन। आपको पता है कोल को जब हम यूज़ करते हैं थर्मल पावर प्लांट्स में तो आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, बट यहाँ पर कुछ इस तरह की ग्रीन हाउस गैसेज जो है रिलीज नहीं होते। रिलायबिलिटी काफ़ी है, ठीक है। अगर आप देखोगे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, एक बार जब ये प्रॉपरली बिल्ड हो जाते हैं तो लंबे टाइम तक जो है आप इनको यूज़ कर सकते हो बिना किसी इंटरप्शन के। आपको जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट होकर मिलती रहती है। हाई एनर्जी डेंसिटी यानी कि कम मटेरियल यूज करके ज़्यादा एनर्जी प्राप्त यहाँ पर होती है, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव कर पा रहे हो स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल को यूज़ करके, ठीक है। इसके अलावा बेस लोड पावर की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो जो आपके सोलर पावर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये ना इंटरमिटेंट टाइप का एक एनर्जी सोर्स है। भाई हवा चल रही है तो पवन चक्कियाँ घूमेंगी। अभी मॉनसून में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, गुड़गांव का तो बुरा हाल है। तो बेसिकली अभी सूर्य भगवान तो दर्शन नहीं दे रहे हैं तो कहाँ से सोलर पावर एनर्जी आएगा, बट ये एक ऐसा बेसिकली सोर्स के रूप में काम करेगा जो आपको किसी भी वेदर में, किसी भी क्लाइमेट में एनर्जी सप्लाई करता है। और यहीं से बात निकल के आती है कि एनर्जी सिक्योरिटी मिलती है। किसी भी कंट्री को किसी दूसरी कंट्री के ऊपर जो क्रूड ऑयल है या फिर आपका जो नेचुरल गैस है उसके इंपोर्ट पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, है ना। यू कैन अचीव योर एनर्जी सिक्योरिटी। खासकर भारत जैसे देशों के संदर्भ में ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। दिस इज क्लियर, ओके। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। अब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है तो अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा समझते हैं। देखो भारत में जितना भी टोटल एनर्जी जनरेशन हो रहा है कोल से, गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ना, विंड पावर, वहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर है वो 5th लार्जेस्ट सोर्स है। यानी कि अभी भी न्यूक्लियर पावर का बहुत बड़ा योगदान तो नहीं है हमारे एनर्जी मिक्स में।
देन इसके अलावा आप देखोगे 2020 में इंडिया में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेट थे, ऑलरेडी ऑपरेशंस में थे। 8 जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं भारत में, है ना, और इंस्टॉल्टेड कैपेसिटी हमारी लगभग 7,500 मेगावाट के लगभग है। 10 रिएक्टर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनकी कंबाइंड जो जनरेशन कैपेसिटी होगी वो 8,000 मेगावाट होगी। तो काफ़ी हद तक जो है हम काम कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जो आपकी न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें किस पदार्थ का जो है विखंडन होता है, फिशन किसका आप करते हो, यूरेनियम का। लेकिन भारत के संदर्भ में प्रकृति ने हमें यूरेनियम से भी ज़्यादा नवाजा नहीं है। जैसे हमारे पास क्रूड ऑयल ज़्यादा नहीं है, यूरेनियम भी ज़्यादा नहीं है। ग्लोबल अगर लेवल पर देखा जाए तो जो ग्लोबल यूरेनियम के रिजर्व्स है उसमें से सिर्फ 1 और 2% ही भारत के पास है, ठीक है। लेकिन हमें प्रकृति ने कॉम्पनसेट किया है, यूरेनियम ना सही हमें थोरियम काफ़ी ज़्यादा दिया है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो पूरे वर्ल्ड पे जितने भी रिजर्व्स है थोरियम के 12 to 33% लगभग माना जाता है, 1/3 ग्लोबल रिजर्व्स जो है थोरियम के वो भारत के पास है, ठीक है। ऐसा जो है यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने भी कहा है और जो आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है उसका भी कहना है। तो हमें एक बात समझ में आई कि अगर हमें एनर्जी सिक्योरिटी को अचीव करना है तो यूरेनियम से ज़्यादा अप्रोप्रिएट फ्यूल हमारे लिए है थोरियम। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है बेसिकली यूरेनियम पे काम करने के लिए बनाए गए हैं। थोरियम को आप डायरेक्टली जो है अपनी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज़ नहीं कर सकते। इसी के लिए भारत के लिए जो एक बेसिकली आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट सोचा गया, वो 3 स्टेज है ना का एक प्रोग्राम सोचा गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। अच्छा, उससे पहले ये एक मैप मैंने आपके साथ शेयर किया है जिसमें बेसिकली जहाँ जहाँ पर भी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनकी लोकेशन बताई हुई है। ओके, अब 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की बात करते हैं। तो जो होमी भाभा थे, है ना, श्री होमी भाभा, उनके द्वारा 1950 का जो दौर था उस दौरान जो है इस एक प्रोजेक्ट की जो है बेसिकली इसको फॉर्मुलेट किया गया था। अब जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है इसमें 3 स्टेजेस होंगी, है ना। देखो, पहले स्टेज में क्या होंगे हमारा बेसिकली जो ये है आपका, यहाँ पे देखिए प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है। तो आपका ये प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, नॉर्मल जो रिएक्टर्स होते हैं उसको हम यूज़ करेंगे। नेचुरल जो यूरेनियम होता है, ठीक है, उसको एज अ फ्यूल यूज़ करेंगे। इससे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, साथ में डिप्लेटेड यूरेनियम मिलेगा। यानी कि जब आपने नेचुरल यूरेनियम यूज़ किया था उसमें से काफ़ी सारा तो क्या है यूज़ हो गया, है ना, कुछ बचा जो कि डिप्लेटेड था। उस डिप्लेटेड को आप ले लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, साथ में प्लूटोनियम को यूज़ कीजिए। अब आप सेकेंड स्टेज में आ जाओ। अब आपका क्या होगा, प्लूटोनियम फ्यूल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को काम करना पड़ेगा। इसमें आप थोड़ा सा थोरियम भी यूज़ करोगे, डिप्लेटेड यूरेनियम यूज़ करोगे, प्लूटोनियम यूज़ करोगे, ठीक है जी। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, साथ में जो आपका यूरेनियम 233 है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है आपको मिल जाएगा। अब इस यूरेनियम 233 को आप थोरियम के साथ यूज़ कर सकते हो U33 फ्यूल ब्रीडर रिएक्टर में, एंड देन आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि हम जो नेचुरल यूरेनियम है उससे शुरुआत करेंगे और हम स्टेजेस में धीरे धीरे थोरियम को भी क्या है यूज़ करेंगे, है ना। तो ये जो 3 स्टेज हमारा पूरा का पूरा प्लान है, जब ये अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो भारत काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि हम थोरियम का जो है यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। परफेक्ट है, दिस इज क्लियर। चलिए अब देखो इंडिया के अंदर क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इसको भी समझना है, लेकिन इससे पहले मैं 2 चीज़ों पे डिस्कशन करना चाहूँगी आपके साथ। पहला, बेसिकली ये जो आपके न्यूक्लियर डिजास्टर्स होते हैं, ठीक है, ये क्या है। देखो, कोई भी ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हो जाए जिसकी वजह से जो आपके ये न्यूक्लियर पावर रिएक्टर होते हैं इनमें ब्रीच हो जाए और जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है ना, वो बेसिकली क्या है आउटर स्पेस में, आउटर स्पेस नॉट द यूनिवर्स वन, बल्कि जो आसपास का एरिया वहाँ पर फैल जाए, तो एक न्यूक्लियर डिजास्टर मोटा मोटा उसको कह सकते हैं। कई बार डिज़ाइन में कोई फॉल्ट होता है, कई बार कोई नेचुरल डिजास्टर इस लेवल पे आ जाता है, सुनामी या फिर
वोल्केनिक इरप्शन की उसकी वजह से रिएक्टर में जो है प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो इस नेचुरल डिज़ास्टर को प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप मानकर चलिए कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, अगर ये बाहर निकलते हैं रिएक्टर की दीवारों से, तो ये आसपास के लोगों के लिए नियर टू डेथ वाला एक्सपीरियंस हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। और ये जो रेडियो एक्टिव बेसिकली एलिमेंट्स हैं, ये आपकी बॉडी सेल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। रेडिएशन बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। सॉइल, एयर, वाटर पॉल्यूशन इसकी वजह से हो जाता है, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करना है ना। हर कंट्री का अपना एक मैकेनिज्म है। अच्छा, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर की जो वॉल होती है वो मल्टी लेयर में होती है, काफ़ी थिक बनाई जाती है ताकि जो रेडिएशन है वो बाहर ना पहुंच सके। लेकिन किसी भी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर को मिलिट्री ऑपरेशंस से बचाने जितना मजबूत तो नहीं बनाया गया है। एंड दैट्स वाई जो हमने शुरुआत किया था इस टॉपिक को पढ़ना, कि जो यूक्रेन का बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पर एक खतरा देखने को मिल रहा है। ओके, न्यूक्लियर डिजास्टर क्लियर। ओके, अब भारत के बेसिकली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का नाम आपने कई बार सुना होगा। यही नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है अगर कोई मैन मेड रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी भारत में आती है, ठीक है। इसके अलावा एक हमारे पास एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड भी है, जिसको हमने एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के तहत एक जो लीगल फ्रेमवर्क बनाया था उसके तहत बनाया था। जो हमारे रिएक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनकी सारी फैसिलिटीज़ वगैरह को चेक करना, कंपाइलेंस वगैरह सब कुछ देख लेना और उसके बाद लाइसेंस जारी करना, ये काम जो है इस रेगुलेटरी बोर्ड के द्वारा किया जाता है। क्लियर। तो कम से कम इन दो जो है बॉडी का नाम, एक डिपार्टमेंट है एक बोर्ड है, आपको जो है याद होना चाहिए विद देयर फंक्शंस। राइट, क्लियर, बढ़िया। ओके, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। लेट्स मूव टू द सेकेंड, सिकल सेल डिजीज। तो देखो अभी हाल ही में क्या हुआ है, सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन 2047 ये जो है लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा टू इरेडिकेट द सिकल सेल डिजीज। तो अगर आप देखोगे जो भारत की ट्राइबल पॉपुलेशन है, भारत की टोटल पॉपुलेशन का लगभग आप मान के चलिए 0.9% है ना, वो बैठते हैं। उनमें से अधिकतर जो बेसिकली ट्राइब्स हैं वो इस सिकल सेल डिजीज से प्रभावित हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा क्या है काम कर रही है। अब ये डिजीज़ होती क्या है, देखो जो आपके रेड ब्लड सेल्स होता है ना, उसमें जो डिसऑर्डर होता है, ठीक है, उस डिसऑर्डर को ही ये नाम दिया गया है सिकल सेल डिजीज, ठीक है। ये इनहेरिटेड होता है, यानी कि अगर मदर फादर में है तो जो उनके बच्चे होंगे उनको भी होने की संभावना होती है। इसमें होता क्या है, देखो आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, राइट है, बेसिकली हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इनकी जो शेप है ऐसे राउंड शेप होती है, राइट है। ये जो सिकल सेल डिजीज होती है इसकी वजह से ये जो आपके बेसिकली रेड ब्लड सेल्स हैं, है ना, इनकी शेप ऐसा क्रिस्टल टाइप की हो जाती है। इसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो था, जो बड़ा स्मूथ चलता था इस राउंड शेप की वजह से, वो क्या है बेसिकली डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि ये क्या है, ये कई बार इन फ्लो में क्या है स्टक कर देते हैं और इसकी वजह से बॉडी में फिर ऑक्सीजन की सप्लाई में प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। और आप देखोगे तो एक तरीके से ये एक पूरी बॉडी के लिए आप कह सकते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि आगे चल के जो आपके बड़े क्रूशियल ऑर्गन्स हैं उनके फेलियर का भी रीज़न बन सकता है। अब देखो क्या बताया है कि जो आपके रेड ब्लड सेल्स है ना, वो बेसिकली आपके क्या है सिकल शेप के बन जाते हैं और इसकी वजह से ना तो बैंड होते हैं ना ही मूव होते हैं ईजिली। दैट्स वाई ये क्या है ब्लड का जो फ्लो है रेस्ट ऑफ द बॉडी में से ब्लॉक करते हैं, ठीक है। दो फॉर्म में जो है बेसिकली ये जो बीमारी है ह्यूमंस में देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे आप देखो, अगर आप देख रहे हो इनकी ऐसी शेप है ना,
तो कितने आराम से मूवमेंट हो पा रहा है। बट अगर ये ऐसी शेप है तो देखो किस तरीके से जो है इन्होंने ब्लॉकेज क्रिएट यहाँ पे कर दिया है ना, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देता है एंड दिस इज योर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, जो कि बेसिक इस डिजीज की वजह से हुआ है। ठीक है, तो ब्लड का फ्लो स्टक हो जाता है, ऑक्सीजन जो है बॉडी के अदर पार्ट्स में नहीं जा पाती, इरेगुलर शेप हो जाती है आपके रेड ब्लड सेल्स की। परफेक्ट है। सिम्टम्स क्या है, देखो आपके जो हैंड और फीट है उसमें स्वेलिंग होने लगती है, एक्सट्रीम पेन के एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, विजन की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, और बेसिकली आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसमें काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखो स्प्रेड कैसे होता है, मैंने बताया इनहेरिटेड एक डिजीज है। अगर मदर एंड फादर दोनों को है तो उनके बच्चे को होने की पूरी संभावना बनी रहती है। ठीक है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, या तो आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल थेरेपी। देखिए स्टेम सेल थेरेपी में आपकी बॉडी के जो स्टेम सेल्स होते हैं उनको बेसिकली लेकर आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूजन उनका किया जाता है, राइट है, और उसकी वजह से आप देखेंगे कि जो न्यू हेल्दी रेड ब्लड सेल्स हैं उनको बेसिकली ज़्यादा किया जाता है ताकि बॉडी की फंक्शनिंग अच्छे प्रकार से हो। सिमिलर मैनर में बोन मैरो से भी जो है आप स्टेम सेल जो है लेकर देन उनको जो है बॉडी के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, बोन मैरो के अंदर एक एलिमेंट भी होता है, आई जस्ट कुडंट रिमेंबर द नेम, मुझे याद आता है तो मैं बता देती हूँ। वो एक्चुअली रेड ब्लड सेल्स या फिर स्पेसिफिकली जो आपके ब्लड सेल्स होते हैं आइदर वाइट और द रेड, दोनों के बनने में काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, तो बोन मैरो जो बेसिकली थेरेपी है या स्टेम सेल थेरेपी है, यही एकमात्र तरीका है। इसका फिलहाल इलाज कोई मेडिसिन या कुछ ऐसा अभी तक नहीं आया है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो आपकी बॉडी के अंदर मोटा मोटा ये समझिए कि जो हेल्दी ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, उनका ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, हेल्दी ब्लड सेल्स का जो है मल्टीप्लिकेशन करने का ट्राई किया जाता है। परफेक्ट है, ओके, दिस इज क्लियर। अब भारत की बात करते हैं तो देखो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो लगभग 700 डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटी जो है भारत में मिलती है, हमारी टोटल पॉपुलेशन का 8.6% बनाते हैं। और इन सब ट्राइबल पॉपुलेशन में जो सिकल सेल है ये चैलेंज बना हुआ है। ज़्यादा हाई प्रेवलेंस देखने को मिलेगा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। बेसिकली पार्शियल प्रेवलेंस देखने को मिलेगा बिहार, असम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। याद रखना है, नो याद होगा भी नहीं, जस्ट टू हैव एन आइडिया कि कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ पे कम है। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं अपने नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन की। तो सरकार का कहना यह है कि भाई ट्राइबल पॉपुलेशन के अंदर धीरे धीरे हमें इस बीमारी का जो प्रेवलेंस है इसको कम करना है और हमने इसको एलिमिनेट करने का एक टारगेट रखा है 2047 तक। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, 2047 तक। और बेसिकली ये जो प्रोग्राम है हम इसको अपने नेशनल हेल्थ मिशन के एक पार्ट के रूप में एग्जीक्यूट करेंगे। क्लियर है, इसको ध्यान रखना। ओके, चलिए अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग से टॉपिक को पढ़ते हैं, स्मार्ट बैंडेज। तो देखो आपको पता है हमें जख्म हो जाते हैं, वुंड्स हो जाते हैं और हमारी बॉडी की अपनी कैपेसिटी है, अपनी कैपेबिलिटी है जो उन वुंड्स को ठीक कर देती है। लेकिन कई बार ऐसी कुछ सिचुएशंस बन जाती है जिसकी वजह से बॉडी खुद को ठीक नहीं कर पाती। जैसे कि डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ में जख्म जो भरने का एक बॉडी का क्षमता है, राइट है, वो बहुत स्लो डाउन हो जाता है। या फिर कई बार कुछ गहरा जख्म है, उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया है तो भी मुश्किल हो जाती है। इसी प्रॉब्लम को बेसिकली क्रिएट करने के लिए स्मार्ट बैंडेज का ये कॉन्सेप्ट आया है। तो एक स्टडी जो है पब्लिश हुई है ना, इन साइंस एडवांस में, और जिसमें से स्मार्ट बैंडेज के बारे में जो है बेसिकली बात कही है। तो बेसिकली क्या है, ये एक छोटा सा ना डिवाइस है और इस डिवाइस को क्या किया है, जो स्ट्रेचेबल पॉलीमर है उसके ऊपर असेंबल किया गया है। सॉफ्ट स्ट्रेचेबल पॉलीमर, भाई कोई डिवाइस आपकी स्किन पे लगा के रखनी है तो आपको कुछ बैंडेज टाइप का तो हो जो स्किन पे लगा रहे, तो ये पॉलीमर पे असेंबल किया गया है ताकि स्किन के साथ ये क्या है स्टिक रहे, कॉन्टेक्ट बना के रखे। अब देखो बैंडेज इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, बट क्योंकि हम इसको बेसिकली अपनी स्किन के साथ यूज कर रहे हैं तो इट्स अ बायो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम।
ठीक है, क्या बोलेंगे? इट्स अ बायो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। दो चीज़ों के बारे में देखो, इस बैंडेज के अंदर बायो सेंसर्स लगे हुए हैं जो बायो मार्कर्स जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं। आप दोनों ही वर्ड को एक एक करके समझो। देखो, आपकी बॉडी में जब भी जख्म होता है तो बॉडी से एक लिक्विड जो है बेसिकली सक्रीट होता है, ठीक है, जिसको बेसिकली एक्सक्रीट बोलते हैं, राइट है। जैसे जैसे आपका जख्म भरता है उसके अकॉर्डिंगली इस एक्सक्रीट का जो केमिकली कंपोजिशन है वो भी चेंज होते रहता है, राइट है। इसके अंदर बहुत सारा इसका जो पीएच है, इसका जो और केमिकल कंपोजिशन है, उसको अगर आप पहचान लें, उसको अगर सेंस कर लें, तो आपको जख्म के बारे में सही कंडीशन पता चल जाएगी। यानी कि इस एक्सक्रीट के अंदर क्या है, कुछ बायो मार्कर्स है। अब आपने क्या किया, ये जो बैंडेज है इसके अंदर कुछ बायो सेंसर्स लगाए हैं, ठीक है। वो बायो सेंसर्स इन बायो मार्कर्स का पता करते हैं, देन उसके अकॉर्डिंगली जो भी उसमें एक जेल डाला हुआ है बैंडेज में, उससे जो है वो मेडिसिन को रिलीज करता है और बेसिकली साथ में इलेक्ट्रिक सिमुलेशन का भी काम करता है, ताकि जो वुंड भरने की बॉडी की कैपेबिलिटी है उसको एक स्टिमुलेशन मिले, राइट है। एंड इससे जो है आपके जख्म जल्दी भरते हैं, राइट है। तो ये कॉन्सेप्ट है। देखो, इसको थोड़ा सा और समझो। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये एक घाव हुआ है, इस पे इस तरीके से इस बैंडेज को लगा दिया जाएगा। अब इस बैंडेज की अपनी लेयरिंग है ना। एक लेयरिंग तो ऐसी है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एक आपका हाइड्रोजल जो है इंटरफेस है, परफेक्ट है। और आप देखेंगे इसके अंदर आपके सेंसर्स लगे हुए हैं, है ना, स्टिमुलेशन के लिए चीजें लगी हुई हैं। इसका अपना ऑक्सीलेटर वगैरह पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ठीक है। इस तरह की एक बैंडेज रहेगी। अब देखो, ये जो बायो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है इसमें क्या है, बायो सेंसर्स है जो मॉनिटर किसको करेगा, बायो मार्कर्स को। और ये बायो मार्कर्स कहाँ होते हैं, आपके एक्सक्यूडेट में होते हैं। ये क्या, एक फ्लूइड है जो ब्लड वेसल से लीक होता है नियर बाय टिश्यूज में जब आपको कोई जख्म हो जाता है, ठीक है। इसमें कुछ इलेक्ट्रोड्स वगैरह यूज किए गए हैं जो ड्रग के रिलीज को कंट्रोल करते हैं, है ना। और एक हाइड्रोजल लेयर जो है इसमें बनाई गई है जहाँ पे आपकी जो है मेडिसिन रहती है। इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रोड से स्टिमुलेट भी करते हैं ताकि जो टिश्यू रीग्रोथ है जख्म पर वो जल्दी हो जाए, ठीक है। इसके अलावा इसमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वगैरह को लेकर भी चीज़ें काफ़ी लोड की जाती है ना, ताकि अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो उससे भी प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है जी। तो अगर क्रोनिक टाइप के वुंड्स हुए हैं, खतरनाक घाव हुए हैं जिनका भरना मुश्किल हो जाता है, या फिर कुछ लोगों को अगर इस तरह की कोई बीमारी है कि उनके जख्म नहीं भरते हैं आसानी से, उनके लिए ये एक जो है रास्ता हो सकता है। क्या इसके सब बेनिफिट्स है? नो, कुछ लोगों को हो सकता है कि ये जो बैंडेज है सूट ना करे, बायोकम्पैटिबिलिटी ना बने, राइट है। कई बार हो सकता है कि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए इसको बनाया गया है तो आपकी बॉडी ही इसको एक्सेप्ट ना करे। तो मतलब अभी कुछ चीज़ें हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ज़रूरी था वो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। तो भाई एक जो है स्मार्ट बैंडेज आने वाली है। मुझे लगता है कि फ़ोन स्मार्ट हो गए हैं, टीवी स्मार्ट हो गए हैं, बैंडेज स्मार्ट हो गई है, ठीक है। अब तो छोटे छोटे नैनो रोबोट्स बन गए हैं जो ड्रग की डिलीवरी बॉडी के अंदर जाके कर देते हैं। एआई तो है ही स्मार्ट, बट ह्यूमंस ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हैं या फिर हमारी स्मार्टनेस कम होती जा रही है। देयर वाज अ स्टडी जो मैंने पढ़ी थी कि ह्यूमंस का जो अटेंशन स्पैन है वो कम होता जा रहा है। पढ़िएगा इसके बारे में। इसीलिए आप लोग ना क्लास देखना शुरू करते हो, शुरू के चंद मिनट देखते हो एंड देन क्लास बंद कर देते हो। उसका रीज़न है कि अटेंशन स्पैन ह्यूमंस का ख़त्म हो रहा है। आप एक चीज़ को अटेंशन के साथ नहीं देख पा रहे हो लंबे टाइम तक, ये गलत बात है, राइट। हमारा अटेंशन स्पैन अच्छा होना चाहिए। हम इसीलिए भारत में जो है ध्यान की बात की गई थी, मेडिटेशन की बात की गई थी। चलिए ओके, ये सब तो काफ़ी लंबी जो है बातचीत चल जाएगी। हम वापस से अपने टॉपिक्स की बात करते हैं। ओके तो देखो, एक आर्टिकल आया था, है ना, जिसमें बेसिकली ये बताया गया था कि जो आपका लेप्टोस्पायरोसिस है, ठीक है, ये एक डिजीज है। ये भारत में ना मॉनसून के मौसम में ज़्यादा देखी जाती है। तो इसी को लेके जो है बेसिकली क्या है, आर्टिकल आया था। देखोगे तो कन्नड़ में इसको जो है इलिज्वारा कहते हैं, मलयालम में इसको इलिपनी कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन कुड बी डिफरेंट बिकॉज लैंग्वेज इज डिफरेंट। तो हिंदी में अगर इसका मीनिंग देखें तो रैट फीवर बनता है।
तो इसका नाम रेड फीवर क्यों रखा गया है? क्योंकि लोकल्स का ये एक बिलीव है कि इस बीमारी के होने का इकलौता कारण रैट्स होते हैं, बट ऐसा नहीं है। और भी जो है बेसिकली वाइल्ड जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं वो जिम्मेदार हैं इस बीमारी के लिए, ठीक है। तो इंडिया में हर साल जो है हजारों लोग इस बीमारी से जो है आपकी लेप्टोस्पायरोसिस से अफेक्ट होते हैं। ये ना एक बैक्टीरियम है, ठीक है, आपका लेप्टोस्पायरा, जिसकी वजह से होता है, ठीक है। और बेसिकली ये एक कंटेंजियस डिजीज है, फैलती है ना। और ओकेजनली आप देखोगे ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मतलब ह्यूमंस में बहुत जल्दी जो है ट्रांसमिट होने वाली बीमारी है, बट एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से ओकेजनली हो जाती है। जैसे मॉनसून के टाइम पे पानी का भराव ज़्यादा हो जाता है ना, जो हाइजीन कंडीशंस हैं वो इतनी जो है इंटैक्ट नहीं होती, तो जो कंटामिनेटेड वाटर है या फिर वाटर के अंदर अगर यूरिन वगैरह मिक्स है और वो ह्यूमंस के टच में आता है तो ये जो है बीमारी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे या तो जो वाइल्ड एनिमल्स या डोमेस्टिक एनिमल्स है, जैसे आपके रोडेंट्स, कैटल, पिग्स, डॉग्स, वो सब जो है इस डिजीज का जो पैथोजन है उसको कैरी कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो इन्फेक्टेड एनिमल है ना, वो एक्सक्रीट कर रहा है या फिर उन्होंने जो है बैक्टीरिया वगैरह जो भी कैरी किया हुआ है वो किसी भी वजह से ह्यूमन के कांटेक्ट में आता है तो ह्यूमंस को बीमारी हो सकती है। तो एक प्रॉब्लम ये है कि जो एनिमल्स एक बार इससे कंटामिनेटेड हो जाते हैं वो उसके कई महीनों बाद तक इसका एक जो है बेसिकली वैक्टर या एक करियर जो है बने रहते हैं, ठीक है, कई बार तो सेवरल ईयर्स तक। तो थोड़ा सा इसलिए मुश्किल हो जाता है। अगर जो आपके आसपास का एयर है वो ह्यूमिड है, थोड़ा सा वार्म है, तो बेसिकली ये जो आपका लेप्टोस्पायरा है ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव कर जाता है, जिसकी वजह से फिर इंक्रीज भी बढ़ जाता है। पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रे एनिमल्स की अगर हाई डेंसिटी है, फॉल्टी ड्रेनेज सिस्टम है, अनहाइजेनिक सैनिटेशन फैसिलिटीज हैं, ये सब मेजरली जो है रीजन है इस बीमारी के, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जैसे रोडेंट्स हुए, वाइल्ड एनिमल्स हुए, है ना, ये क्या है बेसिकली असिम्पोटिक करियर्स होते हैं, ठीक है। देन सॉइल वाटर वेजिटेशन में ये फैल जाता है, वहाँ से और ज़्यादा जो है आपके जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको या फिर ह्यूमंस को हो सकता है, ठीक है। माइल्ड सिम्टम्स की बात करें, कई बार तो सिम्टम्स दिखाई भी नहीं देते हैं। कुछ कंडीशंस में जब माइल्ड सिम्टम्स होते हैं तो बेसिकली हेडेक, फीवर, कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। सीवियर जो बेसिकली कंडीशन होती है उसमें ऑर्गन फेलियर का भी आप कह सकते हैं प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, परफेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा जीनोम सीक्वेंसिंग, ओके। तो बेसिकली आप देखोगे ना पूरी ही दुनिया में जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से रिसर्च हो रही है। और बेसिकली माना जाता है कि जब भी कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी अगर कोई जेनेटिकली बीमारी है या अगर उसके बेसिकली जीन्स में कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन है कि आने वाले टाइम में वो शायद कुछ डिजीज़ को लेकर ज़्यादा वल्नरेबल है, ये हमें काफ़ी लेट पता चलता है और कई बार ट्रीटमेंट फिर मुश्किल हो जाता है। बट जीनोम सीक्वेंसिंग हमें एक ऐसा रास्ता देता है जहाँ पर एक ही बार जो है आप पूरी मैपिंग कर लीजिए, है ना, उस न्यूबॉर्न बेबी की, एंड उसके बाद जो है आप उस एक टेस्ट से जो है डायग्नोसिस भी कर सकते हैं और ट्रीटमेंट भी बेहतर हो सकता है। कहने की बात यह है कि जीनोम सीक्वेंसिंग एक आप कह सकते हैं ऐसा फील्ड निकल कर आ रहा है जिसको लेकर काफ़ी एंथुसियाज्म है आपका जो है मेडिकल सेक्टर के अंदर, परफेक्ट है। तो बेसिकली ये होता क्या है ना, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में हम जो है बाद में देखेंगे। पहले जो है बेसिकली ओके एक स्लाइड मिसिंग है, मैं आपको पढ़ा देती हूँ, ठीक है, स्लाइड में शेयर कर दूंगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जीनोम क्या होता है, ठीक है। तो एक ह्यूमन के अंदर, हम ह्यूमन के एग्जांपल लेके चलेंगे, सेम फॉर द एनिमल्स। एक ह्यूमन के अंदर जो भी सारे जीन्स होते हैं उन जीन्स के जितने भी बेस पेयर हैं उन सब को अगर आप मैप डाउन कर लो, दैट इज बेसिकली आपका क्या है, जीनोम सीक्वेंसिंग। यानी कि एक ह्यूमन के अंदर जितने भी जीन्स हैं उसका जितना बेस पेयर है वो किस सीक्वेंस में लगे हुए हैं, ये पूरा उस ह्यूमन का क्या है, जीनोम है। हमारा पूरा कच्चा चिट्ठा ये जीनोम है, राइट है, इन अ वेरी फनी वे, ओके। अब आपको एक डाउट मन में उठता होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जीनोम एंड द जीन, ठीक है। देखो डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो एक किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन या कोड रखता है, दैट इज योर जीन।
बेसिक सी बात ये है, डीएनए जो कि आपका एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है ना, और इसमें क्या होते हैं आपके जो बेस पेयर होते हैं, ठीक है, आपका ग्वानिन एडेन, ठीक है, वो सब जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये इसका अगर एक पर्टिकुलर सेगमेंट की आप बात करते हो, दैट इज योर जीन, राइट है। लेकिन एक ह्यूमन के अंदर जो बिलियंस ऑफ बेस पेयर हैं, ठीक है, वो पूरा का पूरा क्या है, जीनोम है। अब उस जीनोम को अगर आप पूरा मैप डाउन कर लो, दैट इज जीनोम सीक्वेंसिंग, कि भाई किस तरीके से वो बेस पेयर हैं एक बॉडी में, किस सीक्वेंस में लगे हुए हैं, ठीक है, ये आप पूरी इंफॉर्मेशन ले लो। अब देखो, लगभग ह्यूमंस के अंदर जो ये जीनोम होता है सेम ही होता है, राइट। हम सबके 2 आंखें हैं, 2 हाथ है, 2 पैर है, हम एक जैसे से ही तो है, बट ह्यूमंस में कुछ कुछ डिफरेंस होता है। दैट्स व्हाई एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट। ओके, तो जो ह्यूमन जीनोम है ऑलमोस्ट सेम होता है, सिर्फ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, और उससे डिफरेंस की वजह से हम सब क्या है, यूनिक है। हमारी वॉइस अलग है, हमारा फेस अलग है, हमारी चॉइसेस अलग है, हमारी बॉडी अलग अलग डिजीज को लेकर ससेप्टेबल है। परफेक्ट है, ओके। अब देखो, अगर किसी के बारे में भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन जाननी है, ठीक है, कि उनका जीन का कोड कैसा है, प्रोटीन कैसे बन रहा है, कहीं किसी पर्टिकुलर डिजीज का कारण कोई जीन का म्यूटेशन तो नहीं है, तो इस सब को आप जान सकते हैं जीनोम मैपिंग के द्वारा, राइट है। 2 तरीके से बेसिकली किया जाता है, उतना टेक्निकल हम नहीं जाएंगे, बट मैं एक बार बता देती हूँ इसका मेथड क्या होता है करने का। साइंटिस्ट के द्वारा किया जाता है कि जो आपका डीएनए है, ठीक है, उसको बेसिकली छोटे छोटे हिस्सों में कट डाउन किया जाता है, देन उनकी काफ़ी सारे क्लोन करके कॉपी बनाई जाती है, फिर जो बैक्टीरिया वायरस होता है उसका एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं, उसमें वो जो है आपके सेगमेंट्स डालते हैं, वहाँ पर वो मल्टीप्लाई करते हैं खुद को, देन उनको सीक्वेंस में लगाया जाता है, उससे जो है बेसिकली पूरी की पूरी चीज़ों को रीड आउट कर लिया जाता है। इट्स लाइक ह्यूमन इज अ बुक एंड जीनोम सीक्वेंसिंग उस बुक को एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है पढ़ने का तरीका है। परफेक्ट है। अब देखो, बहुत सारी जो जेनेटिक डिजीज़ है ना, जो काफ़ी रेयर हैं, जिनको लेकर इतना रिसर्च नहीं हुआ, जिनको लेकर इतनी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ अभी उनके बारे में इतना अवेयर नहीं है, उन सब के बारे में भी जीनोम सीक्वेंसिंग से आप जो है चीज़ों को जान सकते हो, राइट है। अब देखो, भारत में भी, अब ये आपके एग्जाम के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में भी क्या है, बेसिकली जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट एक जो है ऑलरेडी काम कर रहा है, गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, 2019 में लॉन्च किया था। हमारा टारगेट ये है 10,000 भारतीयों का जीनोम सीक्वेंस हमें करना है, जो डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल और लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से आते हो, ठीक है। अलग अलग जो हमारी डाइवर्सिटी है, उसमें से 10,000 लोगों को चुनना है, उनका जीनोम सीक्वेंसिंग करना है, ताकि कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस हम अपनी पॉपुलेशन का जो है बेसिकली कर सके, और इंडियन पॉपुलेशन का क्या है, एक डाटाबेस बना सके, ठीक है। इसमें 20 इंस्टीट्यूट्स जो है इंडिया के वो काम कर रहे हैं, और जो सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च है एट IISc बैंगलोर, वो एक नोडल जो है एजेंसी के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है, राइट। तो मैंने आज आपको बेसिक पढ़ाया है, अगर ये फिर से न्यूज़ में आएगा हम इसको और डिटेल में जो है पढ़ लेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, डार्क पैटर्न्स। अब ये काम की चीज़ है। तो आपको पता है, जब कई बार आप किसी बेसिकली ई कॉमर्स वेबसाइट को विजिट करते हो, तो वहाँ पे ना से ब्लिंक होते रहता है कि सेल इज़ ऑन एंड लोवेस्ट प्राइस जो है अभी फ़िलहाल दिखाई दे रहे हैं, एंड यू जस्ट हैव द 60 मिनट टू कंप्लीट द परचेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। उसके बाद जो है सेल ख़त्म हो जाएगी, प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है। उस कंपनी को उस 1 घंटे के लिए ही सेल क्यों देनी है, बस, है ना, क्योंकि आपको ना मैनिपुलेट किया जा रहा है कि आप इस डर से कि अभी प्राइस कम है और 1 घंटे बाद बढ़ जाएंगे, आप एक पैनिक शॉपिंग कर लें, है ना। कई बार क्या होता है कि आपको मान लीजिए कुछ डाउनलोड करना है, ठीक है, बट अब वेब पेज क्या कह रहा है, यू हैव टू साइन अप फर्स्ट, उसके बाद ही आप डाउनलोड कर पाएंगे, एंड यू डू नॉट वांट टू, राइट, क्योंकि जब आप साइन अप करेंगे यू हैव टू गिव योर नेम, योर मोबाइल नंबर, योर ईमेल आईडी, राइट, एंड यू डू नॉट वांट टू गिव। बट अगर डाउनलोड करना है, वेबसाइट ने मैंडेटरी कर दिया है कि यू हैव टू साइन अप। कई बार क्या होता है कि अगर आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो,
एड्स जो है वहाँ पे एडवर्टीजमेंट बार बार पॉपअप होते रहते हैं। एंड अगर उनको रिमूव करना है द ओनली ऑप्शन इज आपको उसका पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी चॉइस को मैनिपुलेट किया जा रहा है कि आप एक परचेज करें, कोई सर्विस या कुछ भी सब्सक्रिप्शन या भी कोई प्रोडक्ट आप लें, है ना। और ये आप अपनी मर्जी से नहीं ले रहे हैं, ये आपको उस वेबसाइट के बेसिकली कुछ पैटर्न्स की वजह से क्या है फोर्स किया जा रहा है। इसी को डार्क पैटर्न्स कहते हैं। समझ में आया? दिखाती हूँ। जैसे एग्जाम्पल देख पा रहे हो कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव वॉन एंड दिस इज नॉट द जोक। आप क्योंकि आज के जो है 1 लाखवें जो है व्यूअर हैं हमारे, इस वजह से आपको एक विनिंग जो है मिली है, क्लेम कीजिए। आप कहेंगे ओके, और फिर वो कहेंगे कि आपको पता है हमारा ये कोर्स है जिसको आप बेसिकली अवेल कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए म्यूजिक का कोई सब्सक्रिप्शन है या फिर बेसिकली किसी बुक का कोई सब्सक्रिप्शन है, वैसे तो $100 में मिल रहा था, बट बिकॉज आपने जीत लिया है तो आपको वो सब जो है $50 में मिल जाएगा, तो ये कर लीजिए। तो दीज आर समथिंग जो बेसिकली क्या है आपकी चॉइसेस को यहाँ पे मैनिपुलेट कर रहा है। ये डार्क पैटर्न्स हैं। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि आपको पता है कुछ टाइम पहले अमेज़न को लेकर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि उन्होंने ना, जो एक बार किसी ने अमेज़न को बेसिकली उसके प्राइम को क्या है सब्सक्राइब कर लिया है, तो जो उसका सब्सक्रिप्शन था, है ना, उससे वापस हटना, है ना, उसको वापस से जो है आप अपनी मेंबरशिप को ख़त्म करना, वो थोड़ा मुश्किल बना दिया गया था कि कई बार ना आप उसको ढूंढो करो, थक के लगता था कि ठीक है यार लेट इट बी, जानबूझ के मुश्किल बनाया गया, है ना, तो काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ था। देन फाइनली उन्होंने स्टेप लिए हैं, चीज़ों को थोड़ा आसान किया है। अभी न्यूज़ में क्यों है, जो यूनियन कंज्यूमर जो है अफेयर मिनिस्ट्री है, उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई हम कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइन जो है इशू करेंगे ताकि ये जो डार्क पैटर्न्स है, जो एक मिसलीड एडवर्टीजमेंट करते हैं, इनको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डार्क पैटर्न्स क्या होते हैं। इस तरह का यूजर इंटरफेस बनाया गया है किसी भी वेब पेज का कि आपको ना वो ट्रिक या मैनिपुलेट करता है कुछ चॉइसेस बनाने में, और वो जो चॉइसेस हैं वो आपने फ्रीली नहीं बनाई गई हैं, बल्कि वो उस पर्टिकुलर जो है वेब पेज का जो भी ओनर है, जो भी कंपनी है, उसके इंटरेस्ट में है, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ डार्क पैटर्न के बारे में मोटा मोटा बता देती हूँ, मेंस के लिए भी ये टॉपिक काम का है। जैसे अर्जेंसी, है ना, दिखाया जाता है कि सिर्फ आने वाले 15 मिनट में ही ये चीज़ आपको मिल पाएगी, उसके बाद नहीं, है ना। तो यू हैव 15 मिनट ओनली, आपको एक अर्जेंसी फील होती है कि अगर 15 मिनट में मैंने इसको नहीं लिया तो फिर ये नहीं मिलेगा, राइट। दिस इज डार्क पैटर्न। बास्केट स्नीकिंग, जैसे आपने मान लीजिए 4 आइटम ऑर्डर किए, 5वां चुपके से आपके कार्ट में डाल दिया गया, और कई बार आप पेमेंट कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आपके कार्ट में एक 5th डाल दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 चीज़ें खरीदी, 6ठा उस बेसिकली वेब पेज का या उस बेसिकली ई कॉमर्स का कोई आप कह लीजिए मेंबरशिप डाल दिया गया कि 150 रुपीज़ में मेंबरशिप भी है, एंड आपने पे कर दिया 150 रुपीज़, एंड देन यू रियलाइज कि अरे ये तो मैंने ऐड ही नहीं किया था, राइट है। कंफर्म शेमिंग, कई बार जब आप से पूछा जाता है कि डू यू वांट टू पे, राइट है, तो नीचे ऑप्शन येस या नो नहीं आता, बल्कि कुछ ऐसा ऑप्शन रहता है कि नो, आई डू नॉट वांट टू, लाइक आई डू नॉट वांट टू मेक अ चेंज इन माय पर्सनालिटी। मान लीजिए कोई आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स बेच रहा है एंड वहाँ पे आप जो है नहीं खरीदना चाह रहे, तो सिंपल ऑप्शन आना चाहिए था येस और नो का, बट वैसा नहीं आता। क्या आएगा कि नो, आई डू नॉट वांट टू, लाइक आई डू नॉट वांट टू हैव एनी चेंजेस इन माय पर्सनालिटी, मैं तो ऐसे ही रहना चाहता हूँ। तो शेम एक तरीके से किया जा रहा है, गिल्ट फील कराया जा रहा है कि यार अगर आपने ये नहीं परचेज किया तो मतलब आप ऐसे के ऐसे ही रहना चाहते हो, आप अपने आप में कोई डेवलपमेंट नहीं चाहते हो, राइट है। इसके अलावा देखो कुछ फोर्स्ड एक्शन जो है कराए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी सर्विस को अवेल करने के लिए आपको क्या है उसका मेंबरशिप लेना ही पड़ेगा, सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा,
साइन अप करना ही पड़ेगा, अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। देन सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स होते हैं। सब्सक्रिप्शन लेना तो आसान है कि अगर आप एड फ्री जो है जाना चाहते हैं, ट्रायल बेस पे सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, शुरू के 3 दिन फ्री है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, बस अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स दे दीजिए, आफ्टर 3 days यू कैन कैंसिल इट। बट उसको कैंसिल करना इतना डिफिकल्ट बनाया हुआ है, या 3 दिन बाद आप किसी वजह से भूल गए तो ऑटोमेटिकली चार्ज कर चुके हैं अब, राइट है। देन इसके अलावा बेट एंड स्विच, आपको प्रॉमिस किसी प्रोडक्ट का किया गया बट जो डिलीवरी हुई वो लो क्वालिटी का प्रोडक्ट था, ठीक है। देन हिडन कॉस्ट, तो फाइनली क्या है, आपने कुछ परचेज किया है बट उसके अंदर कुछ हिडन कॉस्ट भी थी, वो आपको तब तक नहीं पता चलती है जब तक आप अपनी पेमेंट कंफर्म नहीं कर देते। देन यू रियलाइज कि इसमें लाइक 10 रुपीज एक्स्ट्रा डाले हुए थे, हैंडलिंग फी, राइट। देयर इज अ न्यू टर्म, हैंडलिंग फी, राइट। भाई हैंडलिंग फी व्हाई शुड आई पे? आप मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए कुछ चीज़ों को डिलीवर कर रहे हो तो दैट इज योर ड्यूटी ना, टू हैंडल माई प्रोडक्ट केयरफुली, राइट। तो वैसा नहीं है। तो ये जो है बेसिकली क्या है, कुछ इस तरह के डार्क पैटर्न्स हैं जिनको एक्चुअली में रोकने की ज़रूरत है। एंड एज अ कंज्यूमर यू शुड अवेयर ऑफ दैट माल प्रैक्टिसेस, राइट है। ओके, नाउ आज का जो है लास्ट जो है आर्टिकल करते हैं। और अगर यहाँ तक वीडियो देख पाए हो, मतलब वीडियो अच्छी लगी है, आपके काम की है, क्लास बढ़िया है, तो लाइक कर देना, राइट है। एंड प्लीज़ अपने फील्ड एस्पिरेंट्स के साथ इन क्लास को शेयर कीजिए, शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, मलेरिया, ठीक है। लोकल केसेस ऑफ मलेरिया रिपोर्टेड यूएस आफ्टर 20 ईयर्स। तो देखो, यूएस का जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो आपका बेसिकली फ्लोरिडा, टेक्सास है, उसमें लास्ट 2 महीने में लोकली एक्वायर्ड मलेरिया के जो है केसेस देखने को मिले हैं, ठीक है। ओके, मलेरिया के बारे में बेसिक सी चीज़ें देख लेते हैं। मलेरिया है ना, कैसे होता है, एक मॉस्किटो जो बेसिकली बोन एक डिजीज़ है, एक पैरासाइट की वजह से होती है। इसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है और ये क्यूरेबल भी है। कैसे फैलता है, बेसिकली जो एक मॉस्किटो है ना, फीमेल, बेसिकली एनोफ्लीस मॉस्किटो, उसका अगर बाइट हो और वो बेसिकली ऑलरेडी कंटामिनेट हो पैरासाइट से, तो ये हो जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो या फिर बेसिकली कंटामिनेटेड निडल हो, उसकी वजह से भी हो जाता है। प्यूपल टू प्यूपल नहीं फैलता है इन जनरल केसेस, राइट है। ओके, अब देखो जो पैरासाइट मलेरिया को कॉज करते हैं, देयर आर 5 बेसिकली प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स जिनकी वजह से मलेरिया जो है ह्यूमन में होता है। 2 ज़्यादा कॉमन है, एक आपका पी फाल्सिपारम एंड आपका पी विवैक्स, राइट है। ये सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट थ्रेट जो है पोज करते हैं। कोई वैक्सीन है क्या? रिसेंटली जो न्यूज़ में थी वो बता देती हूँ। WHO की तरफ से जो RTS AS01 वैक्सीन है मलेरिया की, इसको रिकमेंड किया गया था बच्चों के लिए, है ना, जो वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे मॉडरेट टू हाई आपको जो है फाल्सिपारम मलेरिया ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, स्पेसिफिकली चिल्ड्रन के लिए। इसको ध्यान रखना, ठीक है। ओके, भारत की बात करें तो भारत में एक नोटिफाइबल डिजीज है। नोटिफाइबल बीमारी वो होती है जिसके केसेस को अकॉर्डिंग टू द लॉ गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना मैंडेटरी होता है, ठीक है, ये होता है। तो आप देखोगे कि ये करीब 33 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में क्या एक नोटिफाइबल डिजीज है। ओके, भारत ने मलेरिया को लेकर काफी काम किया है। इंडिया एक लौता ऐसा देश है जहाँ पे हाई बर्डन इस डिजीज का, हाई इम्पैक्ट है साउथ ईस्ट एशिया रीजन की अगर बात करें। बट 2019 के कंपैरिजन में 2020 में मलेरिया में एक डिक्लाइन देखने को भारत में मिला है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो मलेरिया के जो बेसिकली केसेस थे उसमें 85.1% डिक्लाइन देखने को मिला है। मलेरिया की वजह से जो डेथ होती थी उसमें करीब 83.36% डिक्लाइन देखने को मिला है। किस ड्यूरेशन की मैं बात कर रही हूँ, 2015 से 22 की। तो 15 से 22 में हमने इतना बेहतर काम किया है कि ऑलमोस्ट 80% से अबव केसेस में भी डिक्लाइन देखने को मिला है, डेथ में भी डिक्लाइन देखने को मिला है। परफेक्ट है। तो बेसिक डिटेल अबाउट द मलेरिया। ओके, तो यहाँ पे हमारे जितने भी टॉपिक्स जो है इम्पॉर्टेंट थे साइंस एंड टेक के, उनको कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से जो है मिलूंगी और आपको साइंस एंड टेक किसी तरीके से आसान करके पढ़ाने का मैंने वादा किया हुआ है, तो ये चलता रहेगा। लेकिन आप P2I बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सारे सब्जेक्ट्स की स्टैटिक करंट अफेयर की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं।
और फीस पर एक बिग डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप यूज़ करेंगे आपका अपना फैकल्टी कोड दैट इज प्राची लाइव, PRACHILIV, राइट। 3 भाषाओं में बैच है, जिसमें आप कंफर्टेबल है ज्वाइन कर लीजिए। एंड प्लीज़ मतलब ये जो टाइम है ना, थोड़ा सीरियस होने का टाइम है, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम को लेकर धीरे धीरे टाइम कम होने लगेगा, है ना। फिर अचानक से प्रीलिम्स का माहौल बन जाएगा और एक दिन प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस की तैयारी बच्चे कर रहे होंगे और फिर पछताना नहीं है ना। पहले से कमर कस के रखनी है, तो तैयारी शुरू कर दीजिए। इस बैच के बारे में, वीडियो के बारे में, क्लास के बारे में, PDFs के बारे में, इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन द टेलीग्राम चैनल UPSC विद प्राची। एंड इसके अलावा मुझे आप टेलीग्राम चैनल के अलावा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लेती हूँ आपसे विदा। जल्द मिलूंगी एक नई क्लास के साथ। एनवायरनमेंट की स्टैटिक बुक सीरीज जो अपलोड हो चुके क्लासेस उनको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ओके, अपना सब जो है ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।